नरेंद्र मोदी भी हार सकते हैं चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार सकते हैं, ये चौंकाने वाली बात अब नहीं रही। एक समय था जब मोदी मैजिक चला करता था। एक समय था जब मोदी के नाम पर देश जीत लेने की बात होती थी। लेकिन अब हालात दिन ब दिन इस कदर बदले हैं, बदलते जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार सकते हैं। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हम आपके सामने बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे देश के जाने माने पत्रकार अजय शुक्ला जी भी। लेकिन बात हम शुरू कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार सकते हैं। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? ऐसा इसके कई कारण हैं। कारण एक तो वो एक व्यक्ति पर आधारित भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी शक्ति रही, ताकत रही, मैजिक रहा, चमत्कार रहा, वो चमत्कार में अब डेंट लगने लगा है और लगता जा रहा है। दूसरा कारण है बनारस की स्थानीय जनता का नरेंद्र मोदी से विरोध। तीसरा कारण है विपक्ष, जिसमें एक नेचुरल एकता बन गई है इंडिया के नाम पर। और सबसे बड़ा कारण है जनता, जो अब मोदी मैजिक को, नरेंद्र मोदी के झूठ को लगातार नकारती चली जा रही है। और ये आंखें खोलने का काम जिस फैक्टर ने किया है, वो उससे भी बड़ा कारण है। जिन्होंने जनता को नींद से जगाया है, जिन्होंने जनता की चेतना को झकझोरा है, जिन्होंने जनता के मन को जो कि पूरी तरीके से किसी ने हर लिया था, हरण कर लिया था, उसको वहां से छुड़ा कर लाया है। और वो उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सतत प्रयास के जरिए एक के बाद एक यात्राएं करते हुए, छोटे छोटे समूहों में लोगों से मुलाकात करते हुए, अलग अलग श्रमिक वर्ग से, कामगार वर्ग से, वणिक वर्ग से मेल जोल बढ़ाते हुए एक राजनीति की फिजा बदली है। और असंभव को भी संभव किया जा सकता है, उस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, अचानक नहीं हुआ है। और आज भी जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, कई लोग कह सकते हैं कि सनक गया है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, मोदी भी क्या चुनाव हार सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं, बोलने वालों की कमी नहीं है। क्योंकि देश आज भी बहुत लोग कूप मंडूपता में जी रहे हैं। यानी जो राष्ट्रीय मीडिया परोस कर दे रहा है, जो जानकारी उसको मिल जा रही है मोदी पोषित मीडिया से या मोदी पोषित उस संचार माध्यमों से, मीडिया के अलावा भी, उसी को अंतिम सत्य मानकर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको ये हेडलाइन चौंकाएगी, उनको ये हेडलाइन रास नहीं आएगी कि नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार सकते हैं। हम जब चर्चा करते हैं संजीव कौशिक जी, तो लंबे समय से हम अपने दर्शकों के बीच से प्रतिक्रियाएं भी देखते रहे हैं। बीएचयू में जाइए, बीएचयू में अब स्टूडेंट्स के बीच, बीजेपी के बीच के लिए कोई उत्साह नहीं है, बल्कि बीएचयू में अब बीजेपी के खिलाफ बातें हो रही हैं। बीएचयू का मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां भारतीय जनता पार्टी का छात्र विंग, उसकी गतिविधियां लगातार होती रहती हैं और उसको एक सेंटर माना जाता है। बनारस में जो लोग रहते हैं, वो लोग बताते हैं कि यहाँ किस कदर जो सामाजिक समरसता थी, उस समरसता को छिन्न भिन्न करने का काम बीते दिनों में हुआ है।
जो धार्मिक रूप से बहुत सारे मंदिर रहे जिनको विकास के नाम पर तोड़ा गया, परंपराएं भी तोड़ी गई, सिर्फ कैमरे पर चमकने दमकने और दिखाने भर के लिए जो काम किए गए वो किए गए, लेकिन वास्तव में बनारस की जो मिली जुली संस्कृति है उस पर आघात हुआ है, उस पर चोट हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि बनारस में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा। बनारस में सही है कि एसपी बीएसपी ने कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन सीपीएम ने चुनाव जीता था, कम्युनिस्ट पार्टी यहां से जीती थी, वो 50 के दशक की बात है। लेकिन उसके बाद जब जब परिवर्तन की आंधी चली है तो बनारस उसका सेंटर रहा है। स्वयं नरेंद्र मोदी भी उसका उदाहरण है। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र से बाहर हुई तो बनारस ने नरेंद्र मोदी को चुनकर एक प्रतीक रूप में पेश किया और कांग्रेस की सरकार का विकल्प बनने का अवसर दिया, प्रधानमंत्री दिया। इससे पहले 1989 में अनिल शास्त्री चुनाव लड़े थे, तब जनता दल की सरकार बनी थी, उन्होंने भी एक बदलाव का नेतृत्व किया था। मैं इसी बदलाव की बात कर रहा हूं। इससे पहले चंद्रशेखर भी चुनाव लड़े थे और उन्होंने भी देश में बदलाव का नेतृत्व किया था। चुनाव लड़े थे नहीं, जीते थे, और चंद्रशेखर ने जो भारी मतों से चुनाव जीता था वो रिकॉर्ड बरकरार है, वो रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी भी तोड़ नहीं सके। तो हम ये कह रहे हैं कि बनारस एक ऐसा प्रदेश चुनाव क्षेत्र है जहां से चुन करके जब बड़ा बदलाव लाना होता है तो बनारस की धरती से वो बड़ा बदलाव आता है, और ये बदलाव इस बार बनारस की धरती से आने वाला है। इसकी धमक दिखने लगी है पूरे देश में, पूरी फिजा में ये बात सबको समझ में आने लगी है। तो हम चर्चा यहीं से आगे बढ़ाते हैं। इस बार एक किन्नर भी उनके खिलाफ खड़े हैं, एक अजय राय जी भी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर रिपीट हुए हैं, लेकिन उम्मीदवार फैक्टर नहीं है। उम्मीदवार को तो बनारस आशीर्वाद देता है, परिवर्तन को बनारस आशीर्वाद देता है, परिवर्तन को बनारस आगे बढ़ाता है, ये बात मैं कह रहा हूं। और पूरे देश में परिवर्तन की लहर है तो बनारस तो इसका आगे बढ़ करके इसकी तस्दीक करने वाला प्रदेश है। भले ही अंतिम चरण में चुनाव हो, लेकिन चुनाव नतीजे सबसे पहले वहीं से सिम्टम्स देंगे। जब एक साथ जब ईवीएम खुलेगा तो सबसे पहले वहीं से खबर आएगी और वहीं से पिज्जा बनेगी, नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। ये बात मैं कहने जा रहा हूं, और ये अब सच्चाई होगी, खबर होगी। ये फिजा को महसूस करके मैं बता रहा हूं। मैं संजीव कौशिक जी आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि मैं अजय शुक्ला जी का भी इंतजार कर रहा हूं उनके आने का। संजीव कौशिक जी, मुद्दे बदल गए, मुद्दे अचानक बदल गए। नरेंद्र मोदी जी के पास मुद्दे अब केवल नकारात्मक रह गए हैं। अब वो अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, राम के नाम पर वोट हैं, और अब वो वोट मांग रहे हैं कांग्रेस को वोट दोगे तो मंगल सूत्र छीन लेगी। अब वो वोट मांग रहे हैं कांग्रेस आएगी तो आपका सारा अधिकार संपत्ति ले लेगी। वोट मांग रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो हिंदुओं का हक छीन के, एससी एसटी का हक छीन के मुसलमानों को दे देगी। यानी डरा करके वोट मांग रहे हैं, अब लुभा करके वोट मांगना चला गया, और कोई राष्ट्रवाद पैदा नहीं हो रहा है उनके लिए, क्योंकि चाइना हमारे इलाके में घुस बैठा है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपने सड़क बना रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सैटेलाइट से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन 56 इंच का सीना सिकुड़ करके छोटा हो गया है। तो हालात और भी हैं, सब बात मैं ही बोलूंगा तो संजीव कौशिक जी लगेगा इस सवाल पूछ रहे हैं कि आपने उत्तर दे रहे हैं। तो कौशिक जी मैं आपके पास आता हूँ। प्रेम कुमार जी, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष भारी पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ रही है और अपने किए गए वादे से या अपने बातों से उनको पीछे हटना पड़ रहा है।
पहली बार जब हमने देखा इलेक्शन के पहले चरण के कुछ दिनों पहले तक बड़े आक्रामक तेवर में वो लगातार अब की बार 400 पार की वो बात कर रहे थे। विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से 400 पार की हवा निकाली और उसको पकड़ा उन लोगों ने कि ये 400 पार इसलिए करने की बात कर रहे हैं ताकि ये संविधान बदले, ये देश विरोधी ताकतों के साथ है, ये आरक्षण खत्म करने वाले हैं। आपने देखा कि जैसे ही इस उनके हवाबाजी की हवा निकली प्रथम चरण के चुनाव के बाद में, तुरंत उसने उन लोगों ने स्ट्रेटजी बदल दी और तुरंत वो अब 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। अब 400 पार पर उनको लग गया कि 400 पार हमारे लिए खतरनाक हो रहा है। उन्होंने तुरंत रणनीति बदली और अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद में तमाम उस तरह के ध्रुवीकरण की वो भाषा जो लगातार जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, उन ध्रुवीकरण की भाषा और आक्रामक तेवर के लिए वो शुरू हो गए। सारे उनके वरिष्ठ नेताओं ने उसी तरह की भाषा, नरेंद्र मोदी क्या अमित शाह जी और क्या योगी आदित्यनाथ, वो लगातार कल परसों इलेक्शन के एक दिन पहले भी हम अमित शाह जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि संविधान से चलेगा, हिंदुस्तान शरीयत से नहीं चलेगा। कौन कह दिया, आप वही जाए, किसने उनको ये बात समझा दी। नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं कि वो मंगलसूत्र तक बेच देगा और उन लोगों में बांट देगा जिनके बच्चे ज्यादा है। तो वो उधर योगी आदित्यनाथ जी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो 80% 20% वाला बात फिर वो दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो ध्रुवीकरण के तमाम कोशिश कर रहे हैं और इस पे भी जनता उनके साथ जाती हुई दिखाई देती है। बड़े अफसोस की बात यह है उनके कि जो उनका जांचा परखा शस्त्र था वो सब कुछ फेल्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि दूसरे चरण के चुनाव में जिस तरह से उनको फिर मात मिली है, अब तीसरे के लिए कोई नई शगुफा शुरू करेंगे और आज से ही वो निकल के सामने आएगा कि अब किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो। मतलब ये कि उनके हर एक स्ट्रेटजी की हवा निकलती हुई दिख रही है और लगातार विपक्षी पार्टियां उनको घेर रही है उन मुद्दों पे जिन मुद्दों से वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम तरह की वो बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 10 सालों में क्या किया उसके बारे में वो कोई बात नहीं करना चाह रहे। और यही कारण है कि इस बार विपक्ष बिल्कुल हाई मोरल के साथ उनको हर पिच पे पटकनी दे रही है और हर जगह से उनको भागते हुए देख रही है। आप चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कल के इलेक्शन की बात कर लीजिए, जिस तरह से मायूसी दिखाई दे रही है, वो हवाबाजी करने का प्रयास करें लेकिन अंदर खाने की रिपोर्ट और उनके जो सर्वे की रिपोर्ट है उनसे वो इतने भयभीत हो चुके हैं कि उनको पता चल गया है कि आने वाले दिनों में मीडिया की भी बात कर सकते हैं। आप मीडिया में भी देखेंगे कि कमोबेश उनके भी सुर में बदलाव आप महसूस कर सकते हैं। अब मजबूरी है, जब खाएंगे तो गाना पड़ेगा ही, जब तक रिजल्ट नहीं आए तो वो तो गाएंगे ही गाएंगे, लेकिन उनके सुर में भी बदलाव आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से वो दबे जुबान से क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने एक स्ट्रेटजी बनाकर, एक रूपता बनाकर के जिस तरह से उनको घेरने का प्रयास किया और तमाम उन मुद्दों पर उनसे सवाल करना शुरू किया और इस बार उनके ट्रैप में वो नहीं फंसे। इसके वजह से लगातार ये कोशिश तो कर रहे हैं, हर वो छोटी छोटी बातों को जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, विपक्षी पार्टियां बोल रही है, छोटी छोटी बातों में घेरने का प्रयास तो पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो घेर नहीं पा रहे हैं और इस बार खुद घिरते हुए दिख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो दम्भ भरती थी, इतने मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो 400 पार का नारा लगाती है, जो कहती है सबसे मजबूत है हम, स्ट्रेटजी हमारी मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है, उनको फोन की घंटियां गुनगुनानी पड़ रही है पन्ना प्रमुखों के पास कि आप निकलिए और वोट दीजिए। अब विधायकों के पास, सांसदों के पास इस तरह की जो जिसके यहाँ से रिजल्ट नहीं निकलेगा उसकी खैर नहीं है। तो ये तमाम चीजें जिस लेवल पे जाकर के वो प्रयास कर रहे हैं और उसके बावजूद रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पे आपने जो हेडिंग दी है कि मोदी जी भी हार सकते हैं, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। मोदी जी यदि हार सकते हैं तो उन लोगों के लिए निश्चित तौर पे जो हर तरह के वोटर है, अंधभक्त तो है ही, ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, तो उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि समीकरण क्या कहता है। आप यदि ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं, हमारे अपने हैं और वो नहीं हार सकते, हम उनको चाहते हैं, हम वो नहीं हार सकते हैं, वो हमारे लिए बाघ है, बाघ महंगा होता है पालना, हमने बाघ पाला है, गधा नहीं पालना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं हार सकते। तो इस तरह के तर्कों के सामने आपका कोई तर्क नहीं चलने वाला। उनके नजर में मोदी जी कभी नहीं हार सकते, उनके नजर में मोदी जी अजय है, अमर है, अविनाशी है, वो लगातार रहने वाले हैं। वो नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, ये समझ लीजिए। तो वो ले लेते हैं संजीव कौशिक जी, मैं आऊंगा आपके पास। बैजनाथ प्रसाद जी लिख रहे हैं कि अगर मोदी जीते तो बनारस और हिंदुइज्म दोनों की भारी बेइज्जती होगी। मैं वामपंथी, लेकिन मेरे घर का सारा कार्य बनारस के पंचांग से संचालित होता है। टेक स्किल देव लिख रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू when 1/4 population is illiterate
and 1/4 are Modi Bhaktas. My dear young Turks, you have big responsibility to work for strengthening democracy. You can do. CA विकास लिख रहे हैं, सर मैं बनारसी से हूं, ये मोदी का कोई वेब नहीं है और भारत की सोच पक्का 100% हारेंगे। और कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं, इंदिरा गांधी जैसी भी राजनाथ जैसे बीजेपी के नेता से चुनाव हार गई थी, तो मोदी कौन सी कोई अलग दुनिया से आए हैं, हारना तो है ही। राजनारायण जी से हारे थी इंदिरा गांधी, थोड़ा सा नाम में गड़बड़ है। राम नारायण मेघवाल जी लिख रहे हैं, बनारस के पंडे भी मोदी को नहीं चाहते क्योंकि उनकी आमदनी छीन ली मोदी ने। छोटी मोटी किन्नर मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रही है, महामंडलेश्वर हैं। राम नारायण मेघवाल जी हमें करेक्ट कर रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जांकवार जी लिख रहे हैं, 1999 से जब जब वोटिंग कब तब तब बदलाव हुए हैं। कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं कि मोदी नागपुर गए तब वहां 200 किन्नरों से मिले थे क्योंकि बनारस से एक किन्नरों के धर्म गुरु उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश कुमार लिख रहे हैं, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और इसी तरीके से कैलाश चौधरी का कहना है कि मोदी जी अपने चुनावी घोषणा पत्र को तो भूल गए और कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रचार कर रहे हैं। इंडिया जीतेगा, इंडिया अलायंस कांग्रेस जिंदाबाद, मुकेश कुमार लिख रहे हैं। LR भारती लिख रहे हैं, राजनाथ नहीं राजनारायण से इंदिरा जी हारी थी 1977 में। आपने करेक्ट कर लिया, हालांकि मैंने बोला था उससे पहले ही आपने करेक्ट कर लिया, मैं देर से प्रतिक्रिया दिखा रहा हूँ। कैलाश शर्मा जी लिख रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते बहरूपिया नरेंद्र मोदी जी के लिए। गौतम चौहान लिख रहे हैं, इतने में सब लोग खुश हो रहे हैं, अरे यारों अभी तो ये शुरुआत है, 350 सीट पर मतदान बाकी है, महंगाई, बेरोजगारी, संविधान बदलाव, ये मुद्दे मत छोड़ना। बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत से ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। हर्षित कुमार सिंह लिख रहे हैं, 2014 के वोटिंग परसेंटेज से कंपेयर कीजिए, 2019 में एक वेव थी, 2014 से कंपेयर करने पर सही पिक्चर पता चलेगी। बहुत सही आप बता रहे हैं, 2019 में पुलवामा और राष्ट्रवाद के वेव के कारण अतिरिक्त वोटें पड़ी थी। विपक्ष को संविधान का मुद्दा पकड़ के रखना चाहिए, सूरज कुमार लिख रहे हैं। हर्षित कुमार सिंह लिख रहे हैं, मैं तो पहले से कहता हूं, पन्ना प्रमुख वगैरह कुछ नहीं, वो सब मशीन की माया है। और रामदेव रमेश यादव लिख रहे हैं, मोदी चुनाव क्यों नहीं हार सकते, क्या भगवान है क्या कि अपने आप जीत जाएंगे। और पंकज वर्मा जी लिख रहे हैं, संजीव जी भाग पालन होगा, अडानी अंबानी का क्यों पालेंगे, जंगल से लाकर दूसरा बांध लेंगे जो पालने में सस्ता है। इस बीच हमारे साथ अजय शुक्ला जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी। मैं बस चंद प्रतिक्रियाएं पढ़कर आपके पास आता हूं। जकीरा सैयद जी लिख रहे हैं, 38% वोट फॉर एनडीए में रिमेन सेम बट अपोजिशन वोट शुड बी वन, देन ओनली एनडीए विल लूज। सही बात कह रहे हैं कि अगर उनका वोट ना भी घटे तो विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो उनके 38% वोट से ज्यादा हो जाएगा और विपक्ष जीत सकता है, एनडीए हार सकता है। सत्यमेव जयते, मोदी जी झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां हाथी है ना घोड़ा है, वहां तो पैदल जाना है। मोदी जी झूठ मत बोलो, सत्यमेव जयते लिख रहे हैं। मुस्कान खान, नौकरी चाहिए लिख रहे हैं। शबीर वोरा लिख रहे हैं, सर कांग्रेस एमपी छत्तीसगढ़ या राज डबल एंटी इनकम्बेंसी लेने के लिए हारी थी, वो अब दिख रहा है। अच्छा, आप कह रहे जानबूझ के कांग्रेस हारी थी एंटी इनकम्बेंसी लेने के लिए। भक्त सिर्फ यूट्यूबर को बोल रहे हैं आएगा तो मोदी ही, बट वोट तो वो जाके गठबंधन को ही कर रहे हैं क्योंकि वो डर के वजह से सपोर्ट मोदी को कर रहे हैं, बट वो भी चाहते हैं बीजेपी जाए, यानी भक्त भी चाह रहे हैं कि बीजेपी जाए, ऐसा नवनीत कह रहे हैं। लाल भारती लिख रहे हैं, ईवीएम का एक बड़ा फैक्टर था 2019 में, 373 सीटों में वोट ज्यादा निकले थे। बनारस के चुनाव में 1 लाख वोट पड़े थे, गिनती में 12,70,000 निकले थे। हालांकि इस बात को खारिज कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अशोक शर्मा कह रहे हैं, प्रेम जी मोदी की गारंटी पुश हो चुकी है, 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी और उनकी भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है। अधूरा राम मंदिर ही उन्हें सत्ता से बाहर कर देगा। 1977 की वापसी 2024 में।
मयंक शर्मा लिख रहे हैं पीएम केयर फंड का पैसा डकार जाए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा घोटाला करें, आप लूटे आप, और कितनी बेशर्मियत से आप अपना दोष दूसरों पर मर देते हो। जकीरा सैयद लिख रहे हैं ड्रॉप इन बीजेपी परसेंटेज मे ड्रॉप 2 to 4% विच कैन मेक डिफरेंस। तेंजिंग भोगटे कह रहे हैं सर इंदिरा गांधी और मोदी कौन बड़ा है कौन बुरा है? अच्छा, आप ही जवाब दीजिए। अशोक शर्मा जी कह रहे हैं तीसरे चरण में घड़ियाली आंसू बहाए जाएंगे। इंद्रपाल सिंह लिख रहे हैं संविधान बचाओ देश बचाओ, कांग्रेस ओके चाहिए, संविधान बचाना है और अग्निवीर स्कीम बंद करना है, किसानों को एमएसपी देना है। ये सब मुद्दे हैं जो जनता की जुबान से आ रहे हैं। सुशील विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं इतना महंगा एक्टर कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार कर रहा है, मतलब कुछ तो मैनिफेस्टो में। अच्छा, अब फकीर को झोला उठाने का समय आ गया है, जनता इनका झोला छीन लेगी इन्हें, विदेश में जनता अपने मित्रों के पास नहीं जाने देगी, डॉक्टर जीएस यादव केवी बमरौली कह रहे हैं। और इसी बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि वो नीरव मोदी लंदन में कह रहा है कि हम भागे नहीं थे, हमें भगाया गया, कोर्ट में कह रहा है, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। और बीजेपी परेशान है और उसका कहना था कि 425 करोड़ रुपए हमने बीजेपी को दिए थे। तो इस तरीके से ये बातें अब जनता के बीच आने लगी है कि बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। राम नारायण महगवाल कह रहे हैं अभी इस चुनाव को 50-50 मानकर चलना चाहिए, मगर दूसरे चरण तक कांग्रेस आगे है। गुजरात में सिर्फ राजपूत समाज की वेव है, बीजेपी की कोई चर्चा नहीं करते हैं और उनके कार्यकर्ता भी बहुत कम दिख रहा है। यानी गुजरात के का माहौल भी बीजेपी के प्रतिकूल हो गया है, एक लिख रहे हैं। इंद्रपाल सिंह लिख रहे हैं दुनिया के सबसे झूठा बोलने वाला पीएम है, इनको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। सूरज कुमार लिख रहे हैं 4 जून के बाद गोबर भक्त भी कहेगा कि मैंने भी इंडिया गठबंधन को वोट दिया। सैनी राम नरेश लिख रहे हैं देश में गोबर भक्त ज्यादा हैं। और मनोहर लाल लिख रहे हैं बीजेपी जितना जहर फैलाया जाता है जनता उतनी ही खिलाफ हो रही है, बीजेपी देश से साफ। जकीरा सैयद कुछ लिखना चाह रही है, अधूरा रह गया। लाला बाबा बैजपुरिया लिख रहे हैं मोदी जी 6-7 चरण तक देश से भागने की कोशिश करेंगे, देश के लोगों को मोदी ध्यान रखना होगा, मोदी जी को भागने नहीं देना है, ये भी कह रहे हैं। और मनोहर लाल लिख रहे हैं जनता धीरे धीरे मनुवादियों को सबक सिखा रही है। मुनीलाल लिख रहे हैं हर हाल में हमें मोदी को हटाना है, भाजपा को वोट देना। 2014 और 2019 में हमारी भारी भयंकर बोलती। मोदी और शाह दोनों मिलकर देश में तोड़फोड़ खरीद फरोख्त का काम करते हैं, क्या देश में कोई ऐसा नहीं है जो इन दोनों को आपस में तोड़ सके? कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं। तेंजिंग भोटे लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। मोहम्मद सिराज दलायत लिख रहे हैं नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। जकीरा सैयद लिख रहे हैं सर यू नॉट देयर शुड बी पब्लिक डिबेट फ्रॉम मोदी जी अगेंस्ट एनी ओपोनेंट लीडर सो दैट वी कॉटिक्स कैन नॉट करेक्ट इंफॉर्मेशन। ये वी हैव टू हियर ऑल फेक एंड रॉन्ग पॉइंट्स फ्रॉम पीएम इटसेल्फ नीड। इसी तरीके से और भी 2-4 प्रतिक्रियाएं रह गई हैं। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं आज आजाद भारत 1952 के प्रथम चुनाव से कांग्रेस की सीटें 350, 352, 371, 367, 414, 2/3, 3/3 बहुमत से नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी देश के पीएम रहे। 55 साल शासन किया पर संविधान बदल मन मर्जी बना सकते थे। इसी तरह गोपी लिख रहे हैं गुजरात इलेक्शन 3 चरण में है, दूसरे तीसरे चरण में मैं 10 days gap but other 5 to 6 days, can you please comment on it? ये हर चरण के बीच जो अंतर है उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। गोपी कृष्णा जी आगे लिख रहे हैं कि गुजरात इलेक्शन रिपीट कर रहे हैं वो अपने प्रश्न को। नवनीत कह रहे हैं फकीर का झोला उठ रहा है और फकीर के वापस गुजरात के लिए झोला रेडी करके बैठे हैं। और आगे वर्ल्ड नंबर 1 चीटर पीएम मोदी एवरी मिनट चीटिंग टू द कंट्री पीपल्स, शिव गोपाल शुक्ला। इंद्रपाल सिंह लिख रहे हैं आज बेरोजगारी 40% है इस देश में, राहुल जी ने कहा है 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सन्नी वाई ने लिख रहे हैं व्हाई डिड राहुल गांधी नॉट नोटिस फ्रॉम ECI डिड। के देवराज लिख रहे हैं गैस महंगा करके केरोसिन गायब कर दिया है, श्मशान में लाश जलाने के लिए केरोसिन नहीं मिल रहा, कहाँ है केरोसिन गरीबों का
ये प्रतिक्रियाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब हम और शुक्ला जी को इंतजार नहीं करा सकते और आपकी भी इच्छा जानने की है। अजय शुक्ला जी, आप हमने जानबूझकर आपके सामने इतनी सारी प्रतिक्रियाएं पढ़ी ताकि ये जो विषय है कि मोदी भी चुनाव हार सकते हैं, इसमें आम दर्शक क्या सोच रहे हैं? क्या मैं अकेला ऐसा सोच रहा हूं? क्या दर्शक ही सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं कि जमीन पर चूंकि ऐसी हवा बह रही है इसलिए हमारी जुबान से ये बातें आ रही है? ये बात मैं कहने के लिए ये सारी प्रतिक्रियाएं लेकर आपके पास आया हूं। आप बताएं कि बनारस में क्या हालात हैं? क्या नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव हार रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत आसान इस बार चुनाव है नरेंद्र मोदी के लिए। तो जिस तरीके की स्थिति है, यदि मतलब लोग जिस तरीके से ट्रेंड है अभी तक की 2 राउंड की वोटिंग का, उस ट्रेंड के बाद में हम एक कह सकते हैं कि वाराणसी में माहौल बिल्कुल बदला हुआ है और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वोट हो रहा है, ना कि किसी को जिताने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, जहां जो नरेंद्र मोदी को हरा सकता है उसको लेके है। दूसरा एक है कि नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। ऐसी स्थिति में देश के अंदर विश्वसनीय नेता के तौर पर राहुल गांधी दिखाई देते हैं। जब राहुल गांधी ही विश्वसनीय नेता के तौर पर दिखाई देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी के लिए लोगों का एक ज्यादा रुझान है। तो वो एक स्थिति। अब बनारस के गणित को समझिए। बनारस में बुनकर बिरादरी का बहुत बड़ी तादाद है, करीब 2.5 लाख की तादाद है। वो बुनकरों की स्थिति ये हो गई है, भूखमरी में मरने की हालत आ गई है और उनमें बहुतायत में अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। कबीरदास जी खुद जो है बुनकर समुदाय से आते थे। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन वो हिंसक नहीं है, वो लड़ने वाला नहीं है, वो चुपचाप काम करने वाला है। तो इसलिए वो अपना जवाब देना चाहता है। उसके बाद में एक वहां दूसरी तादाद है, वो है बंगालियों की। बंगालियों में विभाजन है। बंगाली कुछ तो अब भगवा ओढ़ चुका है और कुछ बंगाली है जो सेकुलर होता था, जो कम्युनिस्ट होता था और वो होता था, उसका रुझान जो है उसके साथ जाने की स्थिति में है, जो यहां पर जिताने की हालत में है। तो ऐसी स्थिति में जो नरेंद्र मोदी को हराएगा और उनको वो करेगा तो उधर जाएगा। तीसरा, यादव बिरादरी बहुत बड़ी तादाद में। वो यादव किस उस पे करेंगे यह आप समझ सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी का समर्थन है कांग्रेस को। आपकी आवाज कट रही है। हाँ, अजय शुक्ला सर, ये कमेंट पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लिख रहे हैं खुर्शीद अहमद की, मुस्लिम, राजपूत, निषाद, पंडे, गंगा घाट के छोटे व्यापारी अपने वोट मोदी जी के विरोध में देने को तैयार हैं। जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि जो वहां का गणित है वो गणित पिछड़े वर्ग का है। पिछड़ा वर्ग भी 2 खेमे में बटा हुआ है और ऐसी स्थिति में वह वोट भी आता है। फिर इसके बाद में जो वहां दूसरा वोट है, बीएचयू का वोट हो गया, दूसरी और जगह एक वोट हो गया, ये वोट अलग तरीके से चलता है। और जिस तरह से बीएचयू में घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से बीएचयू में कब्जा करने का काम हुआ है, सब कुछ हुआ है, उसने बहुत सारी चीजें बदली हैं। तो इस तरह यह जो वोट बैंक, जो नाराज वोट बैंक से लेकर के ये जातिगत वोट बैंक है, यह गणित वहां पर ला करके अजय राय को 7 लाख वोटों के करीब खड़ा कर देता है बड़ी आसानी से। 7 लाख वोट तो ये हो गया। इसके बाद में वहां कांग्रेस का भी अपना पुराना वोट है। उसके साथ साथ जो है तमाम सारे वो फ्लोटिंग वोट होते हैं जो जब ये देखते हैं कि हमें किधर जाना चाहिए तो वो तुरंत फैसला लेते हैं, वो फैसला करेंगे। तो जो वहां का वोटिंग ट्रेंड है वो आप देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाता दिखता है, जिससे मुझे लगता है वो 18 लाख टोटल वोटर है। 18 लाख वोटर में से जो वहां वोट पड़ता है और जिस ढंग से वोट की स्थिति है, नरेंद्र मोदी का इन 2 राउंड में हम देख चुके हैं भाजपा का वोटर कितना आया है सामने। ऐसी स्थिति में
नरेंद्र मोदी की हार का गणित यह चुनाव तय करता दिखाई देता है वाराणसी में। अभी चूंकि वक्त है, आने के समय में भाजपा पूरी अपनी ताकत लगाएगी, लगा भी रही है। वहां लगातार पीएमओ से जुड़ी हुई तमाम टीमें लगी हुई हैं, तमाम सब काम कर रहे हैं, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी के लिए वहां बड़ा खतरनाक स्थिति है, इस बार आसान नहीं है। जी जी अजय शुक्ला सर, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, थोड़ा कानपुर के बारे में बता दीजिए, कानपुर में क्या हालत है? कानपुर में जो हालात है, आप ये समझिए कि कानपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस पत्रकार को बनाया प्रत्याशी, और वो जब ट्रेन से उतरा तो लोगों ने उसके पहले एक कोई और यात्री थे, वो कुर्ता पजामा पहने हुए उतरे थे शताब्दी से, तो साहब उनको माला पहनाने लग गए कि अरे आ गए आ गए। ये भाजपाइयों की स्थिति हो गई। मतलब कौन प्रत्याशी है उसे ही नहीं पहचानते, जानते नहीं है। ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है जिस व्यक्ति का कोई आधार नहीं। तो भाजपा के कमिटेड लोग और नफरतवादी लोग, इन दो की यदि छोड़ दें तो तीसरा कोई वोट मिलता दिखता नहीं है। ऐसी स्थिति में आलोक मिश्रा वहां बहुत मजबूत कैंडिडेट के तौर पे हैं और बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस वो सीट, इंडिया गठबंधन वो सीट निकालने जा रहा है, क्योंकि वहां की जो जातिगत गणित भी है वो भी बहुत अच्छे कांटे की टक्कर की स्थिति में है। हालांकि कानपुर में भी तमाम जो नफरत फैलाई गई है, जो चीजें हुई हैं, उन सब के बावजूद स्थितियां बदली हुई हैं और भाजपाई चाहे पचौरी हो चाहे दूसरे और लोगों को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो दावे वादे किए गए थे वो कहीं कुछ दिखाई नहीं देते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि वहां तोड़फोड़ की है, कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत पिलर हुआ करते थे, उन्हें वो ले गए, ऐसे ही और बहुत सारे लोग हैं, ले जाएं। लेकिन इस बार जनता लड़ रही है और जनता उसका एक जवाब देने की स्थिति में है। तो आप ये समझ लीजिए कानपुर की सीट मुझे अभी तक तो दिखाई देती है कि वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन लेके जा रही। जी 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 मैं संजीव कौशिक जी के पास आ रहा हूँ। संजीव कौशिक जी, नरेंद्र मोदी जी ने जो इस बार एक दांव चला कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने का, और देश में आज कोई भी समुदाय जाति क्यों ना हो, उसके लिए कोई भी पार्टी ये नहीं बोल सकती कि इसका हम छीन लेंगे, इसको हम दे देंगे। यानी एक वोट बैंक की भी पॉलिटिक्स होती है। कोई कह सकता है कि हम एससी का आरक्षण छीन लेंगे, कोई कह सकता है हम एसटी का छीन लेंगे, कोई कह सकता है ओबीसी का छीन लेंगे, कोई कह सकता है ओबीसी से हम यादव को निकाल देंगे, कोई कह सकता है कि हम किसी समूह से किसी को हटा देंगे। लेकिन मुसलमान के बारे में बड़े आराम से कह सकते हैं कि मुसलमान को हम आरक्षण छीन करके एससी एसटी को दे देंगे। ये जो हिमाकत है, ये जो नकारने की जो टेंडेंसी बीजेपी ने दिखलाई है, इसको मुसलमान तो नापसंद कर ही रहे हैं, हिंदुओं ने भी पसंद नहीं किया है, क्योंकि ये बात झूठ भी है, क्योंकि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं जाता। सफेद झूठ है कि मुसलमान को आरक्षण मिल रहा है और वो छीन लेंगे। ये भी सफेद झूठ है कि हमारे देश में जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है। जाति समूह बने हुए हैं, उस समूह में लाभान्वित जाति को रखा जाता है, श्रेणी वो तरीका है। कहीं जाति और धर्म के आधार पर तो आरक्षण ही नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन ये जो झूठ बोल रहे हैं, इस झूठ से लोग जुड़ नहीं रहे हैं। और एक और हुआ है संजीव कौशिक जी कि मुसलमानों को लगा है कि जब ये एनडीए और बीजेपी हमें नकार ही रहे हैं, तो हम क्यों ना उसको वोट दें जो एनडीए को हरा रहा है। हम अपना वोट इधर उधर क्यों दें, चाहे कोई जीते या हारे, हम अपना वोट उसको देंगे जो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करेगा। नतीजा ये हुआ है कि दूसरे चरण में बीएसपी के लिए मुसलमानों का वोट नहीं गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो नई प्रवृत्तियां बनी हैं बीजेपी की शैली के कारण, नरेंद्र मोदी की शैली के कारण, इसका चुनाव में और बनारस में भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है कि बनारस की तो एक सोच ही अलग है। जी संजीव कौशिक जी।
प्रेम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसे इसलिए हुई है कि अति आत्मविश्वास कह ले, घमंड कर ले, मोदी जी के नाम का अहंकार कह ले कि हम जिसे खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। एक तो 100-125 से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं जो उनके पारंपरिक जिनका भारतीय जनता पार्टी के विचार या विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं है, वो आयातित नेता है लोग जो अलग अलग पार्टियों से आए हैं। उसमें से कांग्रेस पार्टी भी है, तमाम तरह के लोग हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को उतार तो दिया, लेकिन बीते दिनों में जिस तरह की स्थिति उसकी हो गई है, लगातार वो एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास कर रही है, वो प्रयोग कर रही है। आप देख रहे हैं कि नारे बदल रहे हैं, उसकी भाषा बदलती हुई दिखाई दे रही है। प्रथम चरण में कुछ और वो लेके चल रहे थे, दूसरे चरण में कुछ और नारेबाजी और भाषण के साथ वो आए और आक्रामक तेवर, तल्ख तेवर वो अपनाए। अब तीसरे चरण में कुछ और वो करेंगे। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अस्त्र चल जाएगा, कौन सा अस्त्र छूट जाएगा। वो तमाम अपने तर्कश में जितने तीर हैं वो सबको निकाल के चलाना चाहते हैं, और सब कुछ अभी तक 2 चरणों के चुनाव में विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी खुद इतनी बेचैन है, जो उसके भाषा में, अब सिर्फ स्तर के नेताओं की भाषा में वो साफ दिखाई दे रहा है, और विपक्षी पार्टियों की यहीं से मैं कह रहा हूं कि यहीं से वो जीत दिखाई दे रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उस रणनीति को विपक्षी पार्टियां फेल्योर कर रही है और वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और उनको रक्षात्मक मुद्रा में आने की जरूरत पड़ जा रही है। 400 पार, अभी मैंने बताया कि 400 पार के लिए किस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। उनको ऐसा लगने लगा कि ये तो मुंह की खानी पड़ेगी यदि 400 पार को ले जाएंगे। अब की बार फिर मोदी सरकार, वो मंगलसूत्र की बात, वो अल्पसंख्यकों के ऊपर एक करारा प्रहार, उनको ये बात लगने लगा है कि हमारे जो वोटर हैं वो हमेशा से अल्पसंख्यकों को या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति को वो पसंद करने वाले वोटर हैं। नीरा जो धर्मांधता में डूबे हुए लोग, जिनका विकास से कुछ लेना देना नहीं है, हारे तभी मोदी जी, जीते तभी मोदी जी के चेहरे को देख करके वोट देना है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वो धरोहर है, पूरे हिंदुस्तान का डंका बज रहा है विश्व में, जो जिनसे उनको कुछ फायदा नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। केवल उनके दिमाग में ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो बातें भर दी गई है उसको लेकर के वो लगे हुए हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लोग तौलने वाले हैं वो लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भागती हुई नजर आ रही है मुद्दों से, और विपक्ष भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार गिरते हुए। कैसे संभव है कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे कि मंगलसूत्र पर आप उनकी निगाहें हैं वो बेचेंगे और 5 ज्यादा बच्चों वालों को बांट देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी इस लेवल पे चली जाएगी और जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या लोगों की नजर में ये बात समझ में नहीं आती है कि वो करना क्या चाहते हैं और बोलना क्या चाह रहे हैं? वो देश के प्रधानमंत्री ये भाषा बोल रहे हैं, अमित शाह जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, मैंने कहा, और योगी जी जिस तरह का भाषा बोल रहे हैं, तो वो दुर्विकरण उनका जांचा परखा है, और वो भी यहाँ पे फेल्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। राम मंदिर की बात वो कर रहे हैं लगातार, वो भी फेल्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का जब मन उचट जाता है, लोग जब आपसे आपकी बात, उनके जहन में ये बात बैठने लगती है कि आपने जो वादे किए थे उस वादे पे आप खरा नहीं उतरे, हम उसी बात को लेकर के आपसे सवाल करना चाहते हैं, और आप कभी दाएं जा रहे हैं, कहीं बाएं जा रहे हैं, कभी बॉल को छोड़ दे रहे हैं, उस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपनी ही राग में मस्त हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनता ये बात समझती है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, और जनता सबक सिखाएगी। अल्पसंख्यकों के मन में जिस तरह से वो बात भरने का प्रयास कर रहे हैं, अल्पसंख्यक तो अपने जगह पे है ही, बहुसंख्यक ये बात सोच रहा है कि ऐसा कैसे संभव है। मंगलसूत्र के मामले में किस तरह से वो गिरते हुए दिखाई दिए, लगातार बहुसंख्यक समाज के लोग ही उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी लगातार जो आक्रमण की मुद्रा में रहती थी, पहली बार दिखाई दे रहा है कि वो अब रक्षण की मुद्रा में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। हर जगह पर वो अपने आप को चाहती है कि किसी तरह से बच जाए, बना ले, रुक जाए, मेंटेन कर ले। अब इस चक्कर में लगी हुई है, भाषा सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी और बाकी है अभी दौर, उन सारे दौर में अलग अलग आप देखेंगे कि हर दौर के लिए एक नया प्रयोग शुरू रहेगा। इस दौर में भी एक नया प्रयोग शुरू रहेगा, लेकिन ये सारे प्रयोग अभी तक दोनों चरणों में विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बौखलाहट इस वजह से भी बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के में। जी प्रेम कुमार जी, म्यूट है आप। जी, संजीव कौशिक जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की भाषा और जो जेस्चर है वो बता रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है, वो चुनाव हारते दिख रहे हैं। ये जो 7वां चरण, ये जो अगला चरण है, तीसरा चरण, अजय शुक्ला जी,
इसमें बड़ा गैप है 26 अप्रैल के बाद से सीधे 3 मई को। और इस दौरान जहां चुनाव हो रहे हैं, एक बार हम स्क्रीन पर ला देते हैं जस्ट अपडेट करने के लिए अपने दर्शकों को, कि असम में 4 सीटों पर चुनाव होंगे, बिहार में 5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर, यानी छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाएगा चुनाव, गोवा में भी एक साथ दोनों सीटों पर हो जाएंगे, गुजरात में सभी 36 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे, कर्नाटक में बची हुई 14 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में 8 और महाराष्ट्र में 11 सीटों पर चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार 10 सीटों पर चुनाव होना है, अब तक का बड़ा चंक है, अब इससे पहले 8 सीटों पर हुए थे। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, दादर नगर हवेली में 2, जम्मू कश्मीर में 1, कुल 12 राज्य में 94 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में एक फर्क ये है कि समय बहुत ज्यादा है, मुद्दे सेट करने हैं, सेट होने हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पहले से दूसरे चरण आते आते मुद्दे बदल गए, और हम ये भी देख रहे हैं कई मुद्दे ऐसे हैं जैसे राम मंदिर, यूसीसी, सीएए, ये मुद्दे गायब हो गए हैं परिदृश्य से। मुद्दे आ गए हैं मंगल सूत्र और इनहेरिटेंस कानून जो है लॉ, और मुद्दे आ गए हैं ईवीएम और बैलेट पेपर, कि बैलेट पेपर के युग में लालू प्रसाद चुनाव जीता करते थे जबरदस्ती, और हम ईवीएम से अब ऐसा करेंगे और अब ऐसा होने नहीं देंगे, इंडिया गठबंधन जो चाहता था वो नहीं होने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी जुबानें, क्या आगे मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और जो अब तक संविधान बचाओ को लेकर के, जातीय सर्वेक्षण को लेकर के जो राहुल गांधी बनाते रहे हैं, उस पर इंडिया गठबंधन लौट पाएगा या फिर ये इनकी डिविजिव पॉलिटिक्स से मुद्दा रहेगी? स्वाभाविक सी बात है, देखिए मुद्दे वही रहेंगे, मुद्दे नहीं बदलने वाले हैं, और मुद्दों पे अब जनता खुद बात करती है, जरूरत नहीं है किसी करने की। और जब ये मंगलसूत्र पे बात करते हैं तो ये खुद फंस जाते हैं, क्योंकि खुद 2021 का जो दैनिक भास्कर ने छापा भी है, और इसमें बाकायदे आंकड़ा दिया गया कि 40% महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र गिरवी रखे अपना घर चलाने के लिए। नरेंद्र मोदी का ही शासनकाल था, नरेंद्र मोदी का ही शासनकाल था कि महिलाओं को अपनी चेन गिरवी रखनी पड़ी, अपने कंगन गिरवी रखने पड़े, अपने तमाम और दूसरे जेवर रखने पड़े। तो साहब यह स्थिति कर दी है। जब यह स्थिति हुई हो तो आप बताइए मंगलसूत्र छीना किसने? उन पुलवामा के 40 जवानों का मंगलसूत्र किसने छीना? उन जो है चीन के बॉर्डर पे जो हमारे 20 सैनिकों को मारा गया, उनके मंगलसूत्र किसने छीने? हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा सीमा पर शांति काल के दौरान सैनिक सिर्फ नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मारे गए हैं। साहब उनके, उन महिलाओं के, उन विधवाओं के मंगलसूत्र किसने छीने? किसने छीना है? इस देश के 50 लाख उन लोगों के मंगलसूत्र जो कोविड के दौरान मर गए। तो ये सारे मंगलसूत्र छीनने का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। तो नरेंद्र मोदी उसको भटकाने के लिए दुनिया की कहानी बताते हैं। अरे भाई, आप तो अब शासन में हो, आपके समय में सबने देख लिया कि आप संविधान की यह स्थिति करना चाहते हैं और कर रहे हैं, आपके नेता खुद बोल रहे हैं। कांग्रेस के पास तो 400 से ज्यादा 425 सीटें भी रही हैं। उसने यदि संविधान ही बदलना होता तो बदल दिया होता। इंदिरा गांधी के पास इतना मैंडेट था, पंडित नेहरू के पास इतना मैंडेट था, उन्होंने तो खुद ही संविधान बनाया था। जिन्होंने संविधान बनाया था वो क्यों बदलेंगे? संविधान तो आप बदलना चाहते हो, यह बात सब कोई समझता है। यह भी समझता है कि कैसे आप रिजर्वेशन छीनना चाहते हो, उसके लिए आपने किस तरह के खेल किए हैं। चाहे सिविल सर्विसेज में लिटरल एंट्री की बात हो या आईआईटी, दूसरे और संस्थानों में आप देख लीजिए, तमाम जगह जो स्टूडेंट्स की है उनकी कैसे उस वर्ग के लोगों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। और आप देखिए नौकरियों में जिस तरीके से किया है कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टम, जिससे कि उनको नौकरी न देनी पड़े। तो साहब एक बड़े समुदाय को बाहर करने का काम तो आपने किया है।
यही वजह मैं कह रहा हूं। आप देखिए वाराणसी में जो आपका सब्जेक्ट है, मोदी कैसे हार सकते हैं, बड़ा स्पष्ट है। वहां पर 3 लाख ब्राह्मण है और 3 लाख ही करीब जो है मुसलमान। वहां पर 1 लाख से अधिक जो है भूमियार है, जिस वर्ग से अजय राय आते हैं, और उसके बाद में 1.5 लाख के करीब जो है यादव है, और इसके बाद में तमाम पिछड़ी जातियों की सबकी गणना कर लेंगे तो वो भी करीब आता है 2.5 लाख के आसपास। तो आप यह समझ लीजिए नरेंद्र मोदी को 6.25 लाख वोट पड़े थे, और 6.25 लाख वोट तब पड़े जब वो पीक में थे, प्रधानमंत्री के तौर पे लड़ रहे थे। आप इससे समझ सकते हैं कि जब कोई मजबूत कैंडिडेट उनके खिलाफ नहीं था तब यह वोट उनकी स्थिति होती है। तो और आप देख लीजिए जब मजबूत कैंडिडेट होगा, अजय राय वहां घर घर को जानते हैं, अजय राय वहां की हर गली को जानते हैं, अजय राय को वहां का कोई भी व्यक्ति पकड़ सकता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी का जो वहां गणित है, उस गणित से बहुत विपरीत गणित तैयार है, और यह जो गणित है वहां पर वोट का, वो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा खतरनाक है। यदि वो जितना वोट पाए थे, स्वाभाविक सी बात है दूसरा वोट पाएगा तो उनका कम होगा, और कम होगा तो हार की तरफ बढ़ जाएंगे। कहीं कोई वो बहुत बड़ा वो नहीं है। और जिस तरह की उन्होंने हालात किए हैं, मुद्दे भी हैं, मुद्दों की जो वोटिंग होती है वो भी बड़ा वर्ग होता है, और वही डिसाइड करता है। हम आप पत्रकारिता कर रहे हैं, इतने सालों से पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, आप जानते हैं कुछ परसेंट का जो फ्लोटिंग वोट इधर से उधर हो जाता है, खेल हो जाता है। तो वो मुद्दों पे चलता है, वो इस पर नहीं चलता, वो काडर नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का काडर क्या खड़ा कर पाएगा, क्या बता पाएगा? जो हालात है बनारस में, गंगा को जिस तरह से गंदा जल बना दिया है, जिस तरीके से नरक कर दिया है, वरुणा को तो गंदा नाला बना दिया है। तो आप सोचिए असी नदी की हालत देख लीजिए, तो वरुणा, असी, मतलब सबकी स्थिति देख लीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि वाराणसी का भविष्य खत्म कर दिया है। वहां चंद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, क्योंकि वहां पर गुजरातियों को लाके कब्जा करा दिया है। आपने पीछे देखा बनारस का मेयर जो है गुजराती था, और वहां का सांसद भी गुजराती, तो सारे गुजराती चलाएंगे। वहां का साड़ी उद्योग बंद हो गया है। हालत यह है आज बांग्लादेश में बनी हुई साड़ी बनारसी साड़ी के नाम पे आ रही है। आप सोचिए वहां की क्या स्थिति होगी। बनारस ही नहीं, आसपास के जो जिले हैं, चाहे भदोही हो, चाहे उधर हो, चंदौली हो, सब जगह लोग परेशान। यही वजह है कि जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत वहां गए, तो आप याद करिए गोदौलिया चौराहे पे किस तरीके से जनता उमड़ पड़ी थी, पागल हो गई थी, कोई सभा नहीं आयोजित थी। तो यह इस बात का संदेश है कि नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना चाहती है, उस दिशा में काम कर रही है। इसलिए चूंकि प्रधानमंत्री है, सारी ताकत लगी हुई है उन्हें जिताने के लिए, अमेरिका और चाइना उन्हें जिताने के लिए ताकत लगाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चाहे, क्योंकि उन्होंने चाइना को जितनी जमीन कब्जा करा दी है, जिस तरह की हालत हो गई है, उस स्थिति में आप ये जान लीजिए कि चाइना और चाइना का माल भारत में जिस तरह खपाया है, सारे उद्योग धंधे, छोटे छोटे व्यापार, एमएसएमई सेक्टर सब बंद होने की कगार में है, रो रहे हैं व्यापारी। तो इससे आप समझ लीजिए जब बच्चे मर रहे होंगे, लोग आत्महत्या कर रहे होंगे, तो वो नरेंद्र मोदी को वोट देने की बजाय उधर जाएंगे जहां उन्हें संविधान बचाने वाला मिलेगा, जहां लोकतंत्र बचाने वाला मिलेगा, जहां उनके कारोबार को बचाने वाला मिलेगा। तो इस हालत में कहीं ना कहीं दिखाई देता है पूरा खेल। जी जी, अजय शुक्ला जी ने विस्तार से बताया, लेकिन कुछ और बातें हैं जो सिर्फ बनारस ही नहीं पूरे देश पर लागू होती हैं। वो है कि नरेंद्र मोदी के रिजीम में ये देश कहाँ गया है।
भाई बांग्लादेश की अभी हमने बनारसी साड़ी के संदर्भ में चर्चा की, एक कपड़ों का, अभी सूती कपड़ा के निर्यात में हमारा पूरी ग्लोबल जो पार्टिसिपेशन है अच्छा प्रेम खासा जी, होगा। यदि हमारा कोई दर्शक वाराणसी से जुड़ा हो तो उससे पूछिए कि वो कमेंट करे इस बात पे, बताए कि वहां हालात क्या हैं। जो ये बताते थे क्योटा बनाएंगे, हालत ये है कि रोड पे चलने की स्थिति नहीं है, घंटों घंटों लोग परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, ये हालत है। महंत जी, जो संकट मोचन के महंत जी हैं, प्रोफेसर बीएन मिश्रा साहब, उन्होंने इसको लेके कई ट्वीट भी किए और नरेंद्र मोदी को भी वो कहा। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में, और आज वहां का ब्राह्मण भी इन्हें हराने के लिए तैयार बैठा है। जी जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे बांग्लादेश जैसा देश भी कई मामलों में भारत को पछाड़ चुका है, वो आगे निकल चुका है, और हंगर इंडेक्स जब आता है तो हम लोग तो शर्मिंदा हो जाते हैं। हंगर इंडेक्स में हम अपने किसी भी पड़ोसी देश से आगे नहीं है, सबसे पीछे हैं। हमारी ये हालत है, और जाहिर बात है 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जाता है उसकी तस्दीक करता है। अभी 2021-22 का एक आंकड़ा है जो अभी चर्चा में है, जिसका जिक्र सब लोग कर रहे हैं कि 2014-15 से लेके 2020-21 तक आते आते भारत में जो लोग गरीब तबका है उसके 20% जो गरीब हैं उसकी तो आमदनी, माने गरीब से भी गरीब, आमदनी भी आधी हो गई। जो कमाई थी वो कमाई आधी हो गई। 20% जो पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उसकी आमदनी आधी हो गई, कमाई घट गई। तो इसको देखते हुए हम ये देख रहे हैं फॉरेन के मोर्चे पर फेल, हंगर इंडेक्स में पीछे, लोगों में झूठ बोलने में आगे, सेलेक्टिव ढंग से विपक्ष को जेल भेजना, डेमोक्रेसी को खत्म करना, ये सारे मुद्दे जमा हो गए हैं। और बनारस में लोकल मुद्दे, जैसा कि अभी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोकल मुद्दे जिसको सोल्व नहीं किया गया। अब ट्रैफिक जाम अब बहुत तेजी से हो रहा है। जिस विकास का क्योटो शहर बनाने का दावा किया गया था, वो क्योटो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। नदी की सफाई नहीं हुई, आस्था के सवाल पर बड़े बड़े प्रश्न अधूरे रह गए, छात्र परेशान हैं, धार्मिक आधार पर नफरत फैला है। ये सारे मुद्दे देख करके इस बार बनारस जो है नरेंद्र मोदी को काटने के लिए खड़ा है। काटने माने नोचने के लिए खड़ा है, ये कह रहे हैं, नोचने काटने के लिए खड़ा है। जी संजीव जी। देखिए, निश्चित तौर पे जब आप बातें बड़ी बड़ी करेंगे और जमीनी हकीकत का उससे कुछ लेना देना नहीं होगा तो ये दिन तो आने ही। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत एक ये है कि जब वो बात करते हैं और बोलते हैं तो बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े चुटीले अंदाज में वो सारी बातें कह जाते हैं जो उनके बस में दूर दूर तक नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके जो चाहने वाले लोग हैं, जो आंख मूंद के उन पर यकीन करते हैं, वो तो उनकी बातें सुन लेते हैं, लेकिन जो लोग उनको नहीं चाहने वाले होते हैं वो भी उनकी बातों में आकर के, झांसा में आके उनकी बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये यकीन कब तक? 1 टर्म, 2 टर्म, 10 साल किसी भी राजनेता के लिए अपनी बातों को पूरा करने के लिए काफी होता है। 5 साल की अवधि इसलिए दी गई कि आप 5 साल में जो वादे आप कर रहे हैं वो 5 साल में पूरा कीजिए। लोग आपके कार्यों की समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि आप वादे पे खरे उतर रहे हैं, फिर दोबारा चुन के आपको लाएंगे। लेकिन यहाँ तो 5 साल के लिए चुना जा रहा है, आप 45 साल के बारे में योजना बना रहे हैं, आप 50 साल की बात कर रहे हैं, आप इतने लंबे योजना की बात कर रहे हैं, जबकि आपको खुद पता नहीं है कि अगली बार आप आएंगे या नहीं आएंगे। तो 2-3 चीजें इस बीच में हुई है कि लोगों को एक बात लगने लगा है कि ये जो योजना लंबी बना रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि सब पे कब्जा करके बैठने की ये इच्छा रखते हैं? जब ये कब्जा कर लेंगे तो उनके वोटर को भी इस बात का डर है कि कल होकर हम इसे वोट की जरूरत नहीं होगी, हमारे पास नहीं आएंगे। और जो वो बात कह रहे हैं वो जमीन पे कहां उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। सचमुच में यदि बनारस में देखा जाए तो बुनकरों की स्थिति बेहद भयावह है। जब आप जमीन पे देखेंगे, जाएंगे, मिलेंगे तो पता चलेगा कि उनके मन में जिस तरह का आक्रोश है, लेकिन वो उस तरह से आक्रोशित होकर के सड़कों पे निकलने वाले वर्ग में से नहीं आते हैं। शांत स्वभाव के, शांत प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन बटन तो दबाने आता है उनको। गुस्से का इजहार तो वो भी करेंगे यदि उनके साथ गलत हुआ है तो। वो लोग जो सचमुच में धार्मिक विचारधारा के लोग हैं, वो लोग भी, उन लोगों ने भी देखा है कि विकास के नाम पर किस तरह से धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया पूरे बनारस में,
किस तरह से शिवलिंग की वो प्रतिमाएं टूटी हुई चारों तरफ सड़कों पर बिखरी हुई पड़ी हुई थी। सवाल यह है कि किसी एक सांस्कृतिक नगरी को आप विकास के नाम पे छिन्न भिन्न कर दें, तो वहां पे रहने वाले, वहां पे रचने बसने वाले लोग, जिनके जेहन में पीढ़ियों से जो दृश्य बसा हुआ है, जो परंपराएं हैं, उसको तोड़ करके नए तरीके से यदि आप उसे एक पर्यटक स्थल बनाने का प्रयास करेंगे तो गुस्सा तो होंगे ही होंगे, वो भी अपने गुस्से का इजहार करेंगे। जो लोग वहां से जुड़े हैं पहले से, वो लोग भी यदि किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको, यदि उनको आप तोड़ रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं कॉरिडोर के नाम पे या फिर विकास के नाम पे, सीधी सी बात, फिर वो भी गुस्सा होंगे। तो जो बातें नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और अपने यहाँ भी, उनकी बातों का कथनी और करनी से मिलान तो करेगी जनता। 10 साल कम नहीं होते ऐसा। आपने कहा था कि आप महंगाई कम कर देंगे, आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार कम कर देंगे। भ्रष्टाचारियों से लड़ने के बजाय आप 10 सालों से विपक्षी पार्टियों से लड़ रहे हैं, और जो जिनसे लड़ने की बात करते हैं उनको लोगों ने देखा कि कैसे आप गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं सारे लोगों को। अभी 2 दिन पहले अजीत पवार के बारे में भी खबर आ रही है, उनके पत्नी के बारे में। वो खबर देखेंगे तो फिर नई कहानी शुरू होगी। तो इनको भ्रष्टाचार से भी कुछ लेना देना नहीं। आपने कहा कि हम काले धन को लाएंगे, अब तो कह रहे हैं कि जितने लोगों से ये वसूली हुई, एक नया सगुफा सुनने को मिल रहा है कि जितने लोगों से ये वसूली हुई है ईडी के द्वारा, जो धन संचित किया गया, वो सारे गरीबों में हम बांटते हैं। एक नई कहानी वो शुरू कर रहे हैं। उनके बातों को यकीन नहीं करता आज के वक्त में। वो आज क्या बोलेंगे और कल क्या बोलेंगे उनको खुद पता नहीं है। वो आज के वक्त में सत्ता के सिर पर बैठे हुए उस राजनेता के समान हो गए हैं जिन्हें कुर्सी इतनी प्यारी है कि वो उस कुर्सी को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए कुछ भी वादा करने की बात हो वो वादा करते। देश मुक्त, वो कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान की वो बात कर रहे हैं। किसी ने आज तक तो हमने नहीं देखा कि किसी दूसरे पार्टी ने शासन क्यों हो उसने कहा हो कि विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान चाहिए। विपक्ष भी होना चाहिए, और विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर आप निरंकुश जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो लोगों की परेशानी ये है कि लोगों ने जो सोच के बटन दबाया था, जो लोगों ने सोच के उम्मीदें उनसे लगाई थी, गरीबों की शिक्षा की बात देख लीजिए किस तरह से। अभी शुक्ला जी बोल रहे थे, वो ये बात बिल्कुल सच है कि तमाम बड़े बड़े संस्थानों में जो गरीबों के लिए पढ़ाई होती थी, मुफ्त में पढ़ाई होती थी, कम में पढ़ाई होती थी, उनकी स्थिति क्या हो गई है। या तो कोटा खत्म कर दिया गया है, नहीं तो उनके शुल्क इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई रास्ता ही ना बचे। कॉपी किताबों पर जीएसटी लगाई जा रही है और आपको भरमाया जा रहा है। गृहिणी की स्थिति पूछिए, वो अलग बताएगी, अपने किचन की स्थिति बताएगी। आप 10 सालों तक लगातार 1000 रुपए 1200 रुपए का गैस पर देते रहे, गैस देते रहे आप, सिलेंडर देते रहे आप चूल्हा में जलाने के लिए, और इलेक्शन के समय 100 रुपए 200 रुपए आप 2 महीने 3 महीने पहले कम कर लेते हैं। क्या जनता नहीं समझ रही है कि तुम 10 सालों का हिसाब तो हमको 10 सालों में तुम्हें कितने लिए, और 100 रुपया कम करके चाहते हो कि अभी हम ये कहें कि आपने राहत दे दी। 2 रुपए पेट्रोल पर और डीजल पे आप राहत देकर कहते हैं कि हम बहुत बड़े आप लोगों के घाव पर मरहम लगाने वाले आदमी हो गए। लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने लूटा है एक तरह से, और लूटा है पूरे हिंदुस्तान के गरीबों को लूटा है, अमीरों को नहीं लूटा है। अमीरों को तो और अमीर किया है इन्होंने। उसी अमीर के ताकत से ये चलती है सरकार, उन्हीं अमीर के पैसे से सरकार चलती है, उन्हीं अमीर के पैसों से ही वो इलेक्शन में खेल खेलते हैं लगातार। तो अमीर और गरीबों को लूटा है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने आप को मजबूत किया है, अपने लोगों को मजबूत किया है, और ये सारी बातें जब तक वो सत्ता में रहेंगे, जितनी पर्देदारी है सत्ता में रहेंगे उसके तब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी। उतरते उनकी सारी बातें समझ में आएंगी कि ये कितनी झूठी बातें कर रहे हैं और किस तरह से ये डूबे हुए थे, आकंठ डूबे हुए थे भ्रष्टाचार में। ये सारी बातें पोल खुलेंगी, और जनता ये जानना चाहती है कि क्या आप अपने घर से, जब विपक्षी पार्टियां इतनी भ्रष्ट और करप्ट है, तो आप अपने घर से लुटा के राजनीति कर रहे हैं? आप इतने मजबूत कैसे हो रहे हैं यदि आप नहीं लूट रहे हैं? तो अपने लूटने की बात बिल्कुल नहीं। हम सबसे ईमानदार हैं, आप सबसे ईमानदार हैं, तो आपके जो राजनेता है, आपके जो विधायक है, आपके जो सांसद है, उनकी संपत्तियां 500 गुना कैसे बढ़ जा रही है? कोई बता दे, इसका हिसाब दे दे। सारे लोग ये बात समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि सत्ता में है, सारे संस्थानों पर कब्जा है, किसी की हिम्मत नहीं है चुप शब्द बोलने की, ऊपर से लेके नीचे तक। जिनसे लोग उम्मीद करते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं, उनके कलमों में भी इस तरह से लगने लगा है कि स्याही सत्ता के द्वारा ही भरी जा रही है कि वो कब क्या लिख देंगे,
कब पक्ष में लिखेंगे, कब विपक्ष में लिखेंगे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सब पर एक तरह से उनका प्रभाव है, प्रभुत्व है, और उसी के वजह से ये अभी मजबूती से है। एक बार बदलती है सत्ता, यही तो कहा था ना राहुल गांधी ने कि आने दीजिए हमें, हम सारी चीजें दुरुस्त कर देंगे। दुरुस्त करने का मतलब ये कि जो संस्थानें हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करेंगी। जब वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगी, किसी को कोई शिकायत रहेगी ही नहीं, वो अपने तरीके से काम करेंगी, सही को सही, गलत को गलत कहेंगे। लेकिन यहाँ सरकार ने उन सारे संस्थानों को बंधुआ बना लिया है और इस्तेमाल केवल और केवल विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने के लिए, तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए। लेकिन इस बार विपक्षी पार्टियों ने सोच लिया है कि हम जब भी बात करेंगे सरकारी मुद्दों पर बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, और ये अपने ही ट्रैप में हर बार फंसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। जी प्रेम कुमार जी, हमारे दर्शक एक लगातार लिख रहे हैं कि भारत पहले 5 फ्रेगाइल 5 में था और अब टॉप 5 में आ गया है। देखिए, फ्रेगाइल 5 में होना बहुत पुरानी बात है। वो जब आर्थिक सुधारों का दौर आया उसके बाद से ही वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और जो टॉप 5 में रहने की बात है, तभी आगे 5वें और चौथे और तीसरे नंबर पर कौन है? जो देश चौथे और तीसरे नंबर पर हैं वो बमुश्किल 4-4.25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में है। हम अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य पहले हासिल कर लेते तो तीसरे नंबर पर तो बहुत पहले पहुंच जाते। हमको टॉप 3 में पहुंचने के से नरेंद्र मोदी की सरकार ने रोक रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। हमारी इकोनॉमी 2007 में 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हुई, 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हुई, तो और 7 साल बाद 2021 में 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होनी चाहिए थी, लेकिन अब जाकर के 4 हो रही है। 2022 में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने सोचा था कि 7 से 14 में हम डबल हो गए थे, तो 14 से 21 आते आते डबल, और 22 आते आते हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि हम कर देंगे। अरे ये तो नेचुरली होना था। सो आप बाधक बन गए और आज तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं आई। अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आती तो हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो चुके होते। तो ये बात आंखें खोलने वाली है कि 5 नंबर 3 की इकोनॉमी बनने में अगर सबसे बड़ी बाधा कोई है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसने हमारी इकोनॉमी को के ग्रोथ को ओवरऑल जो है पिछले 10 साल का और इस 10 साल का कंपेयर कर लीजिए, स्लो कर दिया। डंका पीटने से नहीं होगा। मनमोहन सिंह के दौर का इकोनॉमी का ग्रोथ देख लीजिए और नरेंद्र मोदी के दौर का इकोनॉमी ग्रोथ देख लीजिए, उसका वॉल्यूम देख लीजिए, इसका वॉल्यूम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ा झूठ है कि फ्रेगाइल 5 में था और हम लिया। जब था तो आपसे बहुत पहले था। वो फ्रेगाइल 5 से दुरुस्त होके आ गया था मनमोहन की सरकार में, और 5वें नंबर पर इकोनॉमी पहुंची, पहुंची। हम तीसरे नंबर पर नहीं पहुंच पाए, इसके लिए जिम्मेदार हो नरेंद्र मोदी की सरकार कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं आई। अगर आ गई होती तो हमसे तीसरे चौथे पर दोनों 4-4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर हैं। बात समझ में आ रही है ना संजीव कौशिक जी? मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि झूठ जो फैलाया जाता है इसको भी समझ लीजिए। तो चलिए आज की चर्चा को यही विराम देने का वक्त, और आगे हम फिर ऐसी ही चर्चा करते रहे। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं अब भी बची रह गई जिनको हम दिखा भी नहीं सके। पढ़ना तो बहुत मुश्किल होता, दिखा भी नहीं पाए, तो हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन ये जो विषय है, मोदी भी हार सकते हैं चुनाव, इसमें हर किसी की दिलचस्पी है, हर कोई जानना चाहता है, हर कोई उस परिस्थिति को समझना चाहता है। लेकिन हमने पहले ही आगाह कर दिया है और इसको और भी तैयारी के साथ लोकल लोगों को जोड़ करके भी हम एक दिन बात करेंगे कि कैसे हम जो बात कह रहे हैं वो सच है। तो हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत आभार संजीव कौशिक जी और अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े थे। हमारा YouTube चैनल @प्रणाम इंडिया को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसे ज्वाइन भी कीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे। धन्यवाद।